रियूनियन आईएएस में सभी लोगों का स्वागत है। तो ये जो हम लोग का चर्चा प्रारंभ हो रहा है, आज ये डे पहला है और आप सभी लोग जो है पहले से ही जानते हैं कि हम लोग जो है इसमें जो करंट की घटनाएं हैं उन घटनाओं पर ही चर्चा करेंगे। जो मुद्दे चल रहे हैं, जो आईएएस में या पीसीएस में या इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आ सकते हैं, उन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आज हम लोग पहला जो दिन है उसमें जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों की चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो संगठन हैं उससे भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो है वो देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले आसान संगठन से शुरू करते हैं, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आए, क्योंकि आप लोग जो है कोरोना संकट के कारण जो है पहले से ही दुखी हैं, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा पहले नॉर्मल हो जाइए। तो हम लोग जो है सबसे आसान जो संगठन है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन आप लोग पढ़ते हैं, नेम। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में देखिए, हम लोग जब मेंस का पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है, पीटी पढ़ने का तरीका अलग होता है। पीटी में हम लोग को केवल जो है वो देखा जाए तो एक तो हम लोग को थोड़ा सा इसका सामान्य पहलू समझना है, इसका सामान्य पहलू जानना है। इसके बाद इसमें जो है तथ्यात्मक जो पहलू है वो जानना होता है। यहां पर हम लोग विश्लेषण को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि विश्लेषण जो है वो मेंस में ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जब शीत युद्ध राजनीति चल रहा था, एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट, एक तरफ जो है वह देखा जाए तो पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। तो ऐसी स्थिति में जो है देखा जाए तो तृतीय विश्व के देशों द्वारा, विकासशील देशों द्वारा जो है एक विदेश नीति को बढ़ावा दिया गया और इसी पहलू को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। तो आप जानते हैं कि यह जो है एक प्रकार से व्यवस्थित स्वरूप में 1961 में, अब इसका मैं सामान्य पहलू बोल रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जो प्रश्न आते हैं उसमें ध्यान रखना है कि वो स्टेटमेंट लिखता है। जैसे मान लीजिए लिखेगा 4 स्टेटमेंट लिखेगा, एक बेसिक लिख देगा, एक एकदम तथ्यात्मक लिख देगा, कोई वर्तमान घटनाक्रम लिख देगा, इस तरह से वो लिखता है। तो सिर्फ करंट भी जानने से फायदा नहीं होता है। अब सिर्फ करंट पढ़ लीजिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है वो बैठक अजरबैजान में हुआ, भाई बाकू में हुआ, जो 18वां जो सम्मेलन है। तो केवल इतना जानने से भी ये क्वेश्चन सही नहीं होने वाला है, थोड़ा सा उसका बेस जानना है और फिर तुरंत उसका करंट समझना है। तो यहां पर जो है सामान्य पहलू में बता रहा था कि ये जो सामान्य पहलू है, इस सामान्य पहलू में जैसे कंसेप्ट में आपको बताया कि स्वतंत्र विदेश नीति को बढ़ावा देने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया, यह रणनीति शुरू की गई तृतीय विश्व के देशों द्वारा, विकासशील देशों द्वारा। तो यहां पे ध्यान रखना है कि इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जो है औचित्यता के आधार पर, गुण दोष के आधार पर जो है वो देखा जाए तो निर्णय करना, और दूसरी तरफ किसी जो है गुटबंदी में, सैन्य संगठन में, राजनीतिक गठबंधन में शामिल न होना। जैसे अभी मैं बताया कि एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट था, तो किसी भी गुट में शामिल न होना। तो ये एक कंसेप्ट है। तो आपको केवल 4 लाइन ध्यान रखना है कि स्वतंत्र विदेश नीति को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की आलोचना करना, विरोध करना, किसी सैनिक गुट में शामिल न होना, इस तरह की सामान्य बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और देखते हैं कि इसका व्यवस्थित स्वरूप में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं बार्डुंग सम्मेलन, तो जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ था 18 अप्रैल 1955 को, तो बार्डुंग सम्मेलन से ही अनौपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन औपचारिक शुरुआत जो आप लोग पढ़ते हैं, औपचारिक शुरुआत 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन से होता है। तो ये जो बेलग्रेड सम्मेलन है, तो देखिए पीटी में एकदम छोटा छोटा बात पढ़ना है। जैसे बेलग्रेड कहां पर है? सर्बिया में। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आप जानते हैं यूगोस्लाविया का जब विभाजन हो गया तो उसमें सर्बिया एक छोटा सा देश बना। तो इस समय जो है बेलग्रेड जो है सर्बिया में पड़ता है। तो आप देखते हैं कि 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में इसका जन्म हुआ और यहां पर जो है भारत के नेहरू साहब, यूगोस्लाविया उस समय था तो वहां से टीटो साहब,
इसी का देखते हैं कि अब्दुल नासिर साहब मिस्र से, सुकार्नो साहब इंडोनेशिया से, नक्रुमा घाना से, नक्रुमा जो है घाना से। इस तरह से इन देशों को हम लोग जो है प्राथमिक देश मानते हैं, क्योंकि बेलग्रेड सम्मेलन में इन्हीं देशों के प्रयास से, जैसे मैं बताया कि भारत से नेहरू साहब, युगोस्लाविया से टीटो साहब, या इसी प्रकार से जो है नासिर साहब मिस्र से, सुकार्नो साहब जो है इंडोनेशिया से, नक्रुमा घाना से, इन देशों ने मिलकर या इन नेताओं ने मिलकर जो है इस आंदोलन की शुरुआत की। तो ये मैं बताया कि ये तो एक बेसिक बात है। और यहां पे ध्यान रखना है कि अब इसका तुरंत जो है तथ्यात्मक पहलू हम लोग को ध्यान रखना है। तथ्यात्मक पहलू का मतलब यह है कि जैसे आप देखते हैं कि भारत में इसका एक बार ही सम्मेलन हुआ है। 1983 में भारत में इसका सम्मेलन हुआ था और यह 7वें नंबर का सम्मेलन था। और अब देखते हैं कि नाम में जो है इस समय 120 देश हैं और 120 देश हैं उसमें 2 नए देश शामिल हुए हैं। पहले 118 था, 2 नए देश शामिल हुए हैं। और 2 जो नए देश शामिल हुए तो आप जानते हैं कि फिजी और अजरबैजान, फिजी और अजरबैजान 2 नए देश इसमें शामिल हुए। तो फिजी जो है वो 119 नंबर का है, फिजी जो है 119 नंबर का, और 120 नंबर का जो है अजरबैजान। तो ये इसके जो है देखा जाए तो 2 नए सदस्य हैं। अब फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए जहां पर सम्मेलन होता है वो देश जो है अगले सम्मेलन तक अध्यक्ष रहता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि वेनेजुएला में सम्मेलन हुआ था 2016 में मार्गरेटा द्वीप पर। तो मार्गरेटा द्वीप पर जो सम्मेलन हुआ था तो आप जानते हैं कि ये सम्मेलन जो है जब वेनेजुएला में हुआ, तो अभी जो अजरबैजान में सम्मेलन हुआ है 2019 में, तो 2016 से लेकर 2019 तक जो है वेनेजुएला इसका अध्यक्ष रहा। अब फिर आप देखते हैं कि अभी जो सम्मेलन हुआ है अजरबैजान में, जो सम्मेलन हुआ है अजरबैजान के बाकू में, अजरबैजान बाकू, तो बाकू में जो सम्मेलन हुआ है तो आप लोग पढ़ते होंगे ये 18वें नंबर का सम्मेलन था, 18वां सम्मेलन था। अब ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए और ये भी चीज ध्यान होनी चाहिए कि भारत जो है वो देखा जाए तो अभी तक 3 अवसरों पर भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया। एक तो 1979 में चरण सिंह, फिर 1916 में 1979 में चरण सिंह, फिर अभी 2016 में जो है पिछले सम्मेलन वेनेजुएला सम्मेलन में जो है वो देखा जाए तो मोदी साहब ने भाग नहीं लिया। अब फिर आप देखते हैं कि लगातार दूसरी बार 2019 में भी जो है मोदी साहब भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो वेंकैया नायडू साहब जो है उपराष्ट्रपति जो है वो भाग लिए थे। तो आप देख रहे हैं कि भारत 3 बार जो है वो देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। और फिर मैं आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है, जैसे मान लीजिए लेटेस्ट सम्मेलन हुआ कहां पर, अजरबैजान में। तो अजरबैजान सम्मेलन का थीम क्या था, शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो आप जानते हैं इसका थीम रखा गया था समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए बार्डुंग सिद्धांत को अपनाना। जो बार्डुंग सिद्धांत था, बार्डुंग जो बैठक हुआ था 1955 में, आप जानते हैं कि एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया था और यहीं से अनौपचारिक शुरुआत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की मानी जाती है। तो आप देखते हैं कि ये सम्मेलन 18 अप्रैल 1955 को हुआ था बार्डुंग में। और बार्डुंग कहां पड़ेगा? इंडोनेशिया में। एशिया अफ्रीका के देशों ने भाग लिया था। उस समय 29 देशों ने बार्डुंग बैठक में भाग लिया था और यहीं पर बार्डुंग सम्मेलन में ही जो है 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। जो 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन्हीं सिद्धांतों को बाद में जो है वो देखा जाए तो हम लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में स्वीकार किया। तो इस अजरबैजान शिखर सम्मेलन में जो है थीम रखा गया था कि समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए बार्डुंग सिद्धांत को अपनाना। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है संगठन पढ़ा जाता है। पीटी में कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ना है, ज्यादा डायमेंशन देकर पढ़ना है, क्योंकि मान लीजिए कुछ बेसिक लिखेगा, कुछ वर्तमान से लिखेगा, या इसी प्रकार से देखा जाए तो ये ध्यान रखना है कि इस समय जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का भी दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे आपको ध्यान होगा कि अफ्रीका से जो है 53, एशिया से 39,
लैटिन अमेरिका से 26 और यूरोप से 2 देश इसमें शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि बेलारूस और अजरबैजान ये यूरोप के 2 देश इसमें शामिल हैं। और देखिए थोड़ा सा समझदारी ये भी होना चाहिए कि हम लोग जैसे 2019 में सम्मेलन हुआ, इसको पढ़ लिए, अब मान लीजिए पिछला भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा हल्का सा उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पिछला जो सम्मेलन हुआ था वेनेजुएला में मार्गरेटा द्वीप पर, उसमें जो है जो थीम रखा गया था विकास के लिए शांति, संप्रभुता एवं एकता। तो आप जानते हैं कि पीस, सोवरेनिटी, सॉलिडरिटी फॉर डेवलपमेंट, तो ये जो रखा गया था थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम लोग को जो है वह करंट पढ़ना है। अब जैसे मैं बताया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है तो सबसे पहले जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फिर इसके बाद जो करंट की घटना है, उस करंट की घटना में जो है थोड़ा सा जान लीजिए। फिर उसके बाद जो है मैं बताया कि छोटा छोटा जो तथ्य है, कौन सा देश नया शामिल हुआ है, जैसे 2 देश नए शामिल हुए हैं। मान लीजिए कोई विशेष, देखिए अब बार्डुंग सम्मेलन है, तो बार्डुंग है तो कहां पर पड़ता है। चाहे मान लीजिए बेलग्रेड सम्मेलन, जो पहली बार बेलग्रेड सम्मेलन में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, तो किस देश में इस समय है। ऐसे पीटी पढ़ा जाता है। पीटी पढ़ने का मतलब कहानी नहीं पढ़ना है, कहानी उसमें नहीं आता है। इसीलिए देखिए मैं बार बार क्लास में भी कहता था कि पीटी पास करना अलग कला है। कितने लोग मेंस की सब तैयारी कर रखे हैं, पीटी नहीं होता, क्या फायदा है। और कितने लोग हैं देखते हैं कि पीटी उनका रुक नहीं सकता, मेंस कभी हो नहीं सकता। तो दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग है। इसीलिए हम लोग, चूंकि आप लोग जानते हैं कि कोरोना समस्या के कारण जो है सामान्य कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, तो अब समस्या ये है कि भाई परीक्षा तो होगा ही, भले ही 1 महीने बाद परीक्षा हो, तो करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर एक मैं तरीका भी सिखा दूंगा कि ऐसे आपको करंट पढ़ना चाहिए, ऐसे आपको नोट्स बनाना चाहिए। मान लीजिए यूपी पीसीएस या तमाम परीक्षा है, तो चाहे आप लोग नेट देते हैं, यूजीसी देते, हर जगह इस तरह के प्रश्न आते हैं पॉलिटिकल साइंस और जीएस में भी आप लोगों के प्रश्न आता है। तो जैसे मैं बताया, अब इसी तरह से हम लोग जो है अब बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। इसी प्रकार से जैसे मैं बताया कि आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, तो अब यहां पर भी वही चीज पढ़ना है। एक सामान्य पहलू पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जो है उससे संबंधित जो जितने भी घटनाक्रम है उसको जान लेना है। तो समझिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि इसका आसियान जो है वो देखा जाए तो जब शीत युद्ध चल रहा था, तो कहीं न कहीं जो है वह साम्यवाद से बचाने के लिए अमेरिका के प्रयास द्वारा जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश हैं, उन देशों ने जो है वो 8 अगस्त 1967 को जो है वो देखा जाए इस संगठन का निर्माण किया गया। और यह संगठन आर्थिक सामाजिक संगठन के रूप में है, कोई स्ट्रेटेजिक संगठन नहीं है, कोई सैनिक संगठन नहीं है। और जानते हैं कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और फिर अब जैसे मान लीजिए यहां पर ये ध्यान रखना है कि इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम लोग को ध्यान रखना है, जो भी चर्चा में चल रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। एक तो पहला चीज हम लोग को जानना है आसियान +3, दूसरा चीज समझना है आसियान +1, तीसरा चीज समझना है ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। इन 3 चीजों को जानना है। और एक करंट की जो घटना चल रही है आरसीईपी, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि आरसीईपी भी इसी का पार्ट, ये इसके जो है वर्तमान मुद्दे हैं। तो देखिए आसियान +3 कहने का मतलब यह है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये 3 का मतलब होता है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। और यहां पे ध्यान रखना है कि आसियान के जो देश है, आसियान की जब बैठक होती है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, अभी जो इसकी बैठक हुई थी, इसका जो है 33 जो सम्मेलन हुआ है बैंकॉक में। तो अब बैंकॉक में जो सम्मेलन हुआ है, नवंबर 2019 में इसका सम्मेलन हुआ, नवंबर 2019 में जो है बैंकॉक में सम्मेलन हुआ। ये ध्यान रखना है थाईलैंड में कि
इसी बैंकॉक में ही जो है ASEAN+3 बैठक हुआ। कभी पूछे कि ASEAN+3 बैठक कहां पर हुआ? बैंकॉक। ASEAN+1 बैठक कहां हुआ? बैंकॉक। ईस्ट एशिया समिट कहां हुआ? बैंकॉक। RCEP कहां हुआ, मतलब कहां पर इसका तीसरा जो बैठक हुआ है जिसमें भारत ने जो है वो मना कर दिया कि हम सदस्य नहीं रहेंगे। तो आप देखते हैं कि सब बैठक बैंकॉक में होगा, सबको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ASEAN+1 है, तो आप जानते हैं ये हम लोग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ASEAN+1 में ध्यान रखना है कि 1990 तक तो हमारे संबंध मधुर थे नहीं, क्योंकि हम लोग जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जगह पर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए थे। हम लोग का झुकाव भी समाजवादी देशों के प्रति था, इसलिए हमारा जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध ज्यादा नहीं बन पाया। लेकिन 1990 के बाद इसकी शुरुआत होती है और 1992 में 92 में, अब इसका जो तथ्य है वो बताता हूं। 92 में जो है देखा जाए तो क्षेत्रीय संवाद सहयोगी सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर्स को बोलते हैं। क्षेत्रीय संवाद सहयोगी के रूप में जो है वह देखा जाए तो भारत शामिल हुआ था 1992 में। 1995 में भारत जो है फुल सेक्टोरियल जो है डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ, पूर्ण संवाद सहयोगी के रूप में शामिल हुआ। आप देख रहे हैं कि 1995 में भारत जो है पूर्ण सहयोगी, मतलब पूर्ण संवाद सहयोगी कर सकते हैं, फुल सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ। फिर 1996 में भारत जो है आसियान रीजनल फोरम का सदस्य बना। 1996 में जो है आसियान रीजनल फोरम का सदस्य बना, ARF इसको बोलते हैं, ARF का सदस्य बना। फिर आप देखते हैं कि 2003 से जो है वह देखा जाए तो ASEAN+1 की बैठक हो रही है। तो ये जो ASEAN+1 की बैठक है, 1 कहने का मतलब भारत, इसकी बैठक जो है 2003 से शुरू होती है। और अभी आप लोग पढ़ते होंगे कि जैसे इसका जो है 16वां जो बैठक है कहां होगा? बैंकॉक में। तो 16वां बैठक इसका बैंकॉक में हुआ। ये आपको घटनाक्रम याद होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि जैसे ईस्ट एशिया समिट है, तो ईस्ट एशिया समिट है तो आप जानते हैं, अब इसका कंसेप्ट पहले बताएं। जो आसियान के जो 10 देश हैं उनके साथ जो है 8 अन्य जो भागीदार देश हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है। तो ये जो है ईस्ट एशिया समिट जो होता है वह 10 जो आसियान के देश हैं और इसके साथ 8 जो है जो भागीदार देश हैं। इसमें 10 जो है आसियान के देश हैं और 8 जो है भागीदार देश हैं। तो ये 18 देश इसमें शामिल हैं। इसका मतलब कि ईस्ट एशिया समिट में भारत भी सदस्य है। और फिर अब देखिए ये बैठक कब से शुरू होती है? तो 2005 से शुरू होती है। एक वार्ता मंच के रूप में है, भारत भी इसका सदस्य है। और मैं मान लीजिए अब पूछूं कि जैसे ईस्ट एशिया समिट हुआ है, तो ईस्ट एशिया समिट अभी जो है जो बैंकॉक में बैठक हुआ है, इसमें जो है 14वां बैठक हुआ है। तो 14वां बैठक कहां पर हुआ? ईस्ट एशिया समिट का बैंकॉक में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कुछ विशेष भी घटनाक्रम है तो वो भी ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है इसमें भी घटनाक्रम है। आप जानते हैं कि इसकी जो बैठक है वो 2013 से ही इसकी बैठक हो रही है। अभी तक 3 बैठक इसकी हुई है और तीसरी बैठक जो है बैंकॉक में हुई थी। और अभी मैं बताया हूं कि इसमें भारत ने मना कर दिया कि हम RCEP में शामिल अभी नहीं हो सकते। तो आप जानते हैं कि इस RCEP में जो है आसियान के 10 देशों के साथ जो है वो देखा जाए तो 6 अन्य देशों को रखा गया था, जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एक प्रकार से FTA कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एरिया कर सकते हैं कि ये समझौता होने वाला था। और यदि यह समझौता सफल होता तो विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होता। और ये जो RCEP है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वस्तु है, व्यापार है, सेवा क्षेत्र है, निवेश है, इस तरह की चीजों के लिए जो है इसमें वार्ता होती। लेकिन आप जानते हैं
कि नवंबर 2019 में जो बैंकॉक में बैठक हुआ, तीसरा आरसीईपी का जो बैठक हुआ, उसमें भारत ने अलग होने का निर्णय लिया। लेकिन शेष जो 15 देश हैं, अभी जैसे मैं बताया आपको कि शेष 15 देश का मतलब आसियान के 10 देश, अब भारत को छोड़कर जो है 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तब जानते हैं इन देशों ने जो है वो आपस में देखा जाए तो जैसे मैं अभी बताया कि भारत को हटाकर जो 10 देश आसियान के हैं, उन 10 देशों के साथ जो 5 देश हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन 15 देशों ने जो है वो देखा जाए तो हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। अब 2013 से जो बैठक चल रही थी, तो आप जानते हैं कि कारण आप समझ रहे हैं, वित्तीय घाटे की स्थिति, क्योंकि भारत का जो ये 15 देश हैं, मतलब कि 10 आसियान के देश, 6 अन्य देश जो थे, इसमें 11 देशों के साथ भारत की जो है भुगतान संतुलन की समस्या है, व्यापार घाटे की स्थिति है। इसके कारण भारत जो है ये माना जाता है कि सामान्यतः अलग हुआ। तो जब कथन कारण का कोई प्रश्न आता है तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत जो है किन कारणों से अलग हुआ है या किन कारणों से उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब फिर मैं आपको बताया कि जैसे कोई विशेष घटनाक्रम है तो वो भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। विशेष घटनाक्रम का मतलब यह है कि जैसे अभी मैं बताया कि ईस्ट एशिया समिट है, तो अब पूछता है कि पूर्वी एशिया सम्मेलन में जो है कौन सा देश नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 आसियान के देश और 8 वार्ता भागीदार जो देश हैं, भारत भी सदस्य है, अमेरिका भी है, चीन भी है, रूस भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, दक्षिण कोरिया भी है। अब इसमें जैसे मैं बताया कि कोई घटनाक्रम ऐसा है जो कोई विशेष है, तो आप लोग पढ़ते होंगे, एक शब्द आया होगा पेपर में आया भी था, ADMM प्लस। तो ADMM प्लस जो है इसी आसियान से संबंधित है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। तो इसकी जो 6ठी बैठक है ये बैंकॉक में हुआ, और इस 6ठी बैठक का जो थीम था सतत सुरक्षा। और आप जानते हैं ये बैठक कब से हो रही है, आप लोग पढ़ते होंगे, अक्टूबर 2010 से बैठक हो रही है। इसकी शुरुआत जो है वह अक्टूबर 2010 से होती है, हनोई से इसका प्रारंभ होता है। और आप जानते हैं हनोई वियतनाम, हनोई में पहली बैठक हुई थी, अब वहीं से ये बैठक हो रही है। और ये जो बैंकॉक में बैठक हुआ, मैं अभी बताया कि जितना बैठक संबंधित है कहाँ होगा, बैंकॉक में। और इसकी जो है देखा जाए तो पहली बैठक जो है हनोई में हुआ था, लेकिन 6ठी बैठक इसका जो 6 समिट है, 6 जो समिट है या 6 समिट जो है देखा जाए तो बैंकॉक में हुआ है। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में 2 लाइन जानना है। जैसे आप देखते हैं कि इसमें जो है 5 चीजों की चर्चा की गई, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, आपदा राहत तथा मानवीय सुरक्षा, और चौथा बात इसमें रखा गया शांति अभियान, और 5वां बात रखा गया सैन्य चिकित्सा। इन 5 बातों पर जो है देखा जाए तो चर्चा होता है। और इसमें डिफेंस मिनिस्टर भाग लेते हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी इसमें भाग लिए थे। तो इस तरह से हम लोग को एक पढ़ना है कि कोई भी चीज है तो आप थोड़ा सा जो है वो देखा जाए तो पहले उसका बेसिक जान लीजिए। फिर मैं बताया कि जैसे छोटा छोटा बात है, अब 33वां सम्मेलन आसियान का कहाँ हुआ, तो बैंकॉक में। 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बैंकॉक में। अब भारत के साथ आसियान +1 वार्ता होता है तो कब से शुरू हुआ। अब केवल ये जानने महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत का जो है देखा जाए तो 16वां आसियान +1 वार्ता बैंकॉक में हुआ। आप इतना पढ़ लिए, रट लिए, लेकिन वो क्या करेगा, वो लिखेगा कि आसियान +1 बैठक कब से प्रारंभ हुई है, तो 2003 भी जानना जरूरी है। और उसके पहले का भी विषय वस्तु जानना है कि 1992 में 92 में जो है क्षेत्रीय संवाद सहयोग की शुरुआत हुई। 1995 में जो है देखा जाए तो पूर्ण संवाद सहयोगी का दर्जा भारत को दिया गया। और 1996 में जो है ARF आसियान रीजनल फोरम की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि 2003 से जो है आसियान +1 बैठक होती है। इसमें आसियान के 10 देशों के साथ भारत जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से बैठक करता है, और उनके साथ जो है वह जो भी मुद्दे हैं, आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं, उन आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर भारत जो है वो चर्चा करता है। इस तरह से पढ़ना है। अब जैसे मैं बताया कि
आजकल पेपर में चर्चा में चल रहा है यूएनएचआरसी। आप जानते हैं कि यूएनएचआरसी जो है चर्चा में चलता है। देखिए, हम लोग जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए चाहे इस तरह की विषय वस्तु जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा जो है उसमें समय नहीं दिया जाता, इसलिए तो कहा जाता है। देखिए, 3 महीना पढ़कर भी लोग पीटी पास हो जाते हैं, 2 महीने पढ़ के भी पास हो जाते हैं। और कितने लोग साल भर पढ़ते रहते हैं, पीटी ही पढ़ते हैं, तब भी पीटी नहीं निकलता, क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका सही नहीं है। यदि मान लीजिए मैं आपको पौन घंटा पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं कम से कम 7, 8, 10 चीजें मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए यूएनएचआरसी चर्चा में चल रहा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन चर्चा में है, तो ये आपको जानना है कि क्या चीज है। तो आप जानते हैं कि इसका गठन जो है यूएन महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में किया गया। इसका ये बेसिक चीज है कि 2006 में इसका गठन हुआ। और ये जो परिषद बनाई गई है यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है, यह देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यूएनओ का सहायक अंग है। अब फिर इसमें वर्तमान में 47 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है 3 वर्ष होता है। और यह विश्व में जो है मानव अधिकार उल्लंघन पर कार्रवाई करता है। अब ये तो इसका बेसिक चीज मैं आपको बताया। और यहां पर ध्यान रखना है कि अब इसमें जो है छोटी छोटी जो बातें हैं, तो आप जानते हैं कि जो इसमें 47 सदस्य रखे गए हैं, उन 47 सदस्यों में जो है पूरे विश्व से रखे जाते हैं। जैसे अफ्रीकी देशों से जो है 13 सीटें होती हैं, एशिया प्रशांत से जो है 13 सीटें हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो देश है उनसे 8 सीटें रखी गई हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य जो क्षेत्र हैं उससे 7 सीटें रखी गई हैं, पूर्वी यूरोपीय जो राज्य है उनसे 6 सीटें रखी गई हैं। इस तरह से पूरे विश्व के जो देश हैं उनके जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, इसकी बैठक कहाँ होती है, तो जिनेवा में होती है। और मैं अभी बताया कि 2006 में जो है 15 मार्च 2006 को यूएन महासभा द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था। और यह प्रस्ताव जो है बकायदे 251 सदस्य पक्ष में मतदान किए थे और 60 सदस्य जो है वो देखा जाए तो विपक्ष में किए थे। इस तरह से यह प्रस्ताव के माध्यम से यह संस्था जो है बनाई गई। और आप जानते हैं कि ये जो संस्था बनाया गया, तो अब इसमें जो 47 सदस्य हैं, भारत भी वर्तमान में इसका सदस्य है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है 1 जनवरी 2021 तक इसका सदस्य रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष संस्था होती है। इसलिए हम लोग को पढ़ना है, कोई भी संगठन ऐसा है जिसका भारत सदस्य है वर्तमान में, तो वो हम लोग को पढ़ के जाना है। और आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 2018 में जो है इससे अलग हो गया। और अभी आप लोग पढ़ते होंगे कि अक्टूबर 2019 में वेनेजुएला और ब्राजील जो है इसमें सदस्य के रूप में चुने गए हैं। उस समय तमाम जो है वो देखा जाए तो तनाव भी उत्पन्न हुआ था। आपको ध्यान होगा वेनेजुएला में जो है मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, फिर भी उसको सदस्य बनाया गया। इसलिए हम लोग को पढ़ना है क्योंकि कुछ विशेष घटनाक्रम हुआ था पेपर में। उस समय आप लोग जो लोग पढ़ रहे होंगे समझ गए होंगे कि अक्टूबर 2019 में जो है वेनेजुएला और ब्राजील को जब सदस्य चुना गया था, तो उस समय विश्व में जो है काफी चर्चा इसकी हुई थी कि ऐसा करने से जो है यूएनएचआरसी की जो प्रासंगिकता है वो कमजोर पड़ सकती है। इस तरह से हम लोग को इसको पढ़ना है। अब जिसमें मैं आपको बता रहा था कि इसी प्रकार से जो भी संगठन है हम लोग के यहाँ, जैसे मान लीजिए अभी जो है देखे होंगे कि कोरोना की जो समस्या है, कोविड-19 की जो समस्या है, उस समस्या में जो है तेल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो जो तेल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें भी जो है ओपेक संगठन चर्चा में रहा है। तो जो ओपेक संगठन चर्चा में रहा है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है, अब इसका बेसिक चीज पढ़ना है। और चूंकि यह चर्चा में रहा है इसलिए हम लोग को जो है देखा जाए इसके बारे में वर्तमान घटनाक्रम भी जानना चाहिए।
इसका गठन 1960 में जो है बगदाद में जो सम्मेलन हुआ था, बगदाद में इसका गठन किया गया। और आप जानते हैं कि ओपेक का, एपेक नहीं ओपेक, ध्यान रखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अलग है, ये ओपेक है। ओपेक का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। देश को तेल का निर्यातक राष्ट्र होना चाहिए और साथ ही साथ जो है जो तेल उत्पादक राष्ट्र हैं, निर्यातक राष्ट्र हैं, अन्य सदस्यों के हितों में जो है समानता भी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि शुरुआती दौर में इसके संस्थापक देशों में केवल जो है 5 ही थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ये 5 देश इसके सदस्य देश थे। बाद में जो है इसके 8 देश जो है अन्य सदस्य बन गए, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला और संयुक्त अरब अमीरात। ये 8 देश इसके बाद में सदस्य बने। तो आप देख रहे हैं कि पहले इसके 5 संस्थापक सदस्य थे और 8 जो है बाद में बने। ये 13 देश इसके सदस्य थे। अब ये घटनाक्रम जो घटा है इसलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इंडोनेशिया जो है वो देखा जाए तो इससे अलग हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया में जानते हैं कि तेल निर्यातक राष्ट्र के रूप में अब वो नहीं रह गया है, मानक पूरा नहीं करता है, इसलिए इंडोनेशिया इसमें से निकल गया। तो कौन सा देश निकला है? तो इंडोनेशिया, ऐसे ध्यान रखना है, इंडोनेशिया इससे बाहर हो गया। ये 12 देश बच गए। और अभी आप लोग पढ़ते होंगे कि 2018 में जो है वो देखा जाए तो कांगो को इसमें शामिल किया गया है। तो कांगो जो है 2018 में सदस्य बना है। इसका मतलब कि 12 जो देश थे इसमें कांगो जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 13 है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम जो नीति है उस पेट्रोलियम नीति में जो है एकता लाना, सिमिलरिटी लाना, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थायित्व आ सके, तेल के निर्यात के जो भी खरीदार देश हैं उनको नियमित आपूर्ति होता रहे। ये सब चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अभी आप देखते होंगे इसका मुख्यालय कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। कोई भी संगठन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा आसियान, तो उसका थोड़ा सा मुख्यालय भी ध्यान रखना चाहिए। कितने देश हैं, कौन देश जुड़ा, कौन देश उससे बाहर हुआ। अब पूछेगा कि कौन देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। अब ये प्रश्न गलत होता है। तो अब ये कहने से काम नहीं चलता कि नहीं तथ्यात्मक पूछ रहा है। देखिए कुछ तथ्य भी आता है, कुछ कंसेप्ट भी आता है, दोनों तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब इंडोनेशिया जो है 2008 में इसमें से बाहर हो गया, कांगो 2018 में इसमें जुड़ गया। तो ये सब चीजें आपको जो है इसमें ध्यान होना चाहिए कि इससे निकल गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो है वो देखा जाए तो मुख्यालय कहां पर है, या वर्तमान में क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए 2018 में कांगो जुड़ा तो तब से ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया भी नहीं था, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी में या अन्य परीक्षाओं में आप देखे होंगे कि बहुत जो घटनाक्रम चर्चा में रहता है वो नहीं पूछता है, बल्कि कुछ ऐसा घटनाक्रम पूछता है जो पेपर में थोड़ा बहुत निकलता है, वहां से प्रश्न आ जाते हैं। ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं बताया कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमने बताया संगठन में कि जैसे एपेक संगठन है, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा किया जाए। ये तो ओपेक हमने पढ़ाया। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है इसकी स्थापना जो है 1989 में ऑस्ट्रेलिया के प्रयास से हुआ। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री बॉब हॉक के प्रयास से यह संगठन बनाया गया था। और इसमें जो है वो देखा जाए तो प्रारंभ में जो है 12 देश ही इसमें शामिल थे, बाद में अन्य देश भी शामिल हुए। तो आप लोग नेट से जो है देशों का संख्या भी इसमें लिख लेंगे। वर्तमान में जैसे मैं बताया कि 21 देश हैं, 12 संस्थापक देश थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका,
इन देशों ने मिलकर बनाया था। बाद में अन्य देश इसमें शामिल हो गए। और इसका मुख्यालय कहां पर है? सिंगापुर में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सिंगापुर में है। अब ये सब तो बेसिक चीज हो गया। अब ये क्यों चर्चा में था, उस पर हम लोग विचार करें। नवंबर 2018 में पापुआ न्यू गिनी, आप जानते हैं कि पापुआ न्यू गिनी में पहली बार जो है वो देखा जाए तो इसका आयोजन होना था, पहली बार मेजबानी कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि नवंबर 2018 में चीन अमेरिका के मध्य जो है जो तनाव की स्थिति थी, उसके कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। और इन्हीं कारणों से अमेरिका और चीन के मध्य जो तनाव था, इन्हीं कारणों से चिली में सैंटियागो में जो सम्मेलन होना था 2019 में, सैंटियागो चिली में जो सम्मेलन होना था, इसको कैंसिल कर दिया गया। इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि 2019 का सम्मेलन कैंसिल हो गया। अब मान लीजिए प्रश्न पूछेगा कि कौन सा संगठन है जिसका सम्मेलन जो है अमेरिका और चीन के तनाव के कारण कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए, एपेक में मैं बताया कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत ने आवेदन किया है। यहां पर ध्यान रखना है कि भारत ने 1991 में ही आवेदन किया, लेकिन परमाणु विस्फोट करने के कारण 1998 के कारण जो है भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब फिर जब प्रतिबंध हटाया गया 2010 में, तो भारत ने पुनः आवेदन किया, लेकिन भारत को अभी तक इसकी सदस्यता नहीं मिली है। और जानते हैं कि वहां पर जो एक उप समिति बनाई गई थी, तो ये जो उप समिति बनाई गई थी, उप समिति ने जो है वह भारत का जो दावा है कि एपेक की सदस्यता मिलनी चाहिए, उसको जो है सकारात्मक माना था। लेकिन अभी तक भारत जो है वो देखा जाए तो एपेक का सदस्य नहीं है। इस तरह से जैसे मैं बताया कि कोई भी संगठन पढ़िए। अब इसका जैसे मैं बताया कि जो एपेक का है, एपेक का जो पहला बैठक हुआ था वो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पहली बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, कैनबरा में हुई थी। इसकी जो पहली बैठक है कैनबरा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं बताया कि इसी तरह से जो भी संगठन है, तो जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, मैं बताया कि एपेक जैसे पढ़ाया, यूएनएचआरसी पढ़ाया, इसी तरह से छोटे छोटे और भी जो संगठन हैं उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए बिमस्टेक का नाम सुनते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो बिमस्टेक के बारे में जैसे ऐसे समझिए। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा, जैसे एपेक में बताया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बताया, बस इतना चीज जानना है, इसका बेसिक पढ़ना है। कब बनाया गया, पहला सम्मेलन कहां हुआ, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, भारत सदस्य है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ASEAN+3 में बताया भारत सदस्य नहीं है। अब पूछेगा कि भारत जो है किसका सदस्य नहीं है, अब लिख दिया। किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो देखिए भारत ओपेक का सदस्य भी नहीं है, अभी जैसे मैं बताया। ऐसे हम लोग को उसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो संगठन है बिमस्टेक, अब समझिए ये जो बिमस्टेक है, तो आप जानते हैं कि पहले जो है इसमें जो है बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका नाम रखा गया था। इसका गठन 1997 में हुआ था। 1997 में इसका गठन हुआ था। और आप जानते हैं कि इसका गठन जो है थाईलैंड के प्रयास से ही हुआ था। इसीलिए जो है बैंकॉक में जो सम्मेलन हुआ था, बैंकॉक सम्मेलन में इसका गठन किया गया था पहली बार 1997 में। और जो 1997 में जब बनाया गया था, तो आप जानते हैं कि बाद में श्रीलंका को भी शामिल किया गया। जैसे मैं बताया कि श्रीलंका तो पहले था, लेकिन बाद में जो है भूटान को इसमें शामिल किया गया, नेपाल को शामिल किया गया। अब चूंकि ये जो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम था, वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि बाद में जैसे मैं बताया कि बाद में इसमें सदस्य देश जो है नेपाल भी जुड़ गया।
अब इसमें भूटान भी जुड़ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखते हैं किस तरह से इसमें जो देश हैं वो शामिल हो गए। अब यहां पर ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक तो बेसिक इसका जानना है, अब फिर इसका वर्तमान, तो इसमें मैं चर्चा कर देता हूं। आप देखते हैं कि अभी तक जो है ये बिमस्टेक क्यों चर्चा में आया। जो सार्क सम्मेलन है वो असफल होने लगा। आप देखे होंगे इस्लामाबाद बैठक नहीं हुआ, फिर आतंकवादी गतिविधि के कारण जो है वो देखा जाए तो भारत ने मना कर दिया, और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि कर दी। नेपाली तो सार्क का अध्यक्ष है। जब तक जो है सार्क संगठन नहीं होता है, जो जिसमें बताया कि काठमांडू में बैठक हुआ, तो जब तक अगला बैठक नहीं होगा तब तक नेपाली अध्यक्ष रहेगा। तो नेपाल ने भी कह दिया कि बैठक नहीं होगा। तो सार्क के विकल्प के रूप में जो है बिमस्टेक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि यहां पर ध्यान रखना है कि इसका 2004 में नाम बदल दिया गया। 2004 में इसका नाम बदल दिया गया। 2004 में नाम बदल कर क्या रखा गया? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका नाम रख दिया गया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब इसका नाम ये है। पहले नाम देशों के नाम पर था, अब देशों के नाम पर नहीं है, इसका नाम बदल गया। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से देश हैं। तो मैं अभी बताया, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल, भूटान भी इसके सदस्य बन गए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो बिमस्टेक है इसका जो है 4 बैठक हो चुका है। पहला बैठक 2004 में जब नाम बदला था तो वहीं से इसको माना जाएगा। 2004 में पहला बैठक इसका थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में। दूसरा बैठक जो है नई दिल्ली में हुआ था। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि बिमस्टेक की कौन सी बैठक भारत में हुई। तो दूसरी बैठक 2008 में जो हुई थी, 4 वर्ष पर सामान्यता होता है, नई दिल्ली में। अब 2014 में जो है वो जानते हैं कि म्यांमार में बैठक हुआ था, नेपिता जो वहां की राजधानी है। और जो पहला बैठक 2004 में, दूसरा 2008 में नई दिल्ली में, पहला बैंकॉक में बताया, और तीसरा बैठक जो है म्यांमार में हुआ था, नेपिता में, और चौथा बैठक जो है काठमांडू में हुआ। आप जानते हैं अगस्त 2018 में काठमांडू में इसका बैठक हुआ। और 5वां जो बैठक है 2022 में जो है श्रीलंका में होगा, कोलंबो में होगा। तो 2022 हम लोग को आगे का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बैठक कहां होनी है। अब ऐसे पूछ देगा बिमस्टेक का जो है वो देखा जाए तो अगली बैठक कहां पर होगा, तो कोलंबो, ये भी ध्यान होना चाहिए। और ये बनाया गया था तो इसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, इसको बैंकॉक सम्मेलन भी कहा जाता है। कभी पूछे कि बैंकॉक घोषणा पत्र से कौन सा संगठन बना, तो बिमस्टेक बना। इस तरह की चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है। और ये संगठन अभी वर्तमान में जो है आपराधिक मामलों में सहयोग, जो आपराधिक मामले उसको रोकने के लिए सहयोग करना, इसका उद्देश्य मुख्यतः जो है देखा जाए तो पारस्परिक सहयोग के जरिए एक दूसरे की सहायता करना, आतंकवाद हुआ, नशीले पदार्थ हुआ, या इसी प्रकार से तस्करी हुआ, साइबर अपराध हुआ, इस तरह के मामलों में जो है सहयोग बढ़ाना है। और यह एक प्रकार से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो सार्क संगठन है उसके विकल्प के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है। हम लोग मेंस में इसको पढ़े भी थे। इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे और भी संगठन हैं, जो पेपर में आ रहा है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है वो देखा जाए तो 1-2 छोटे संगठन और भी हैं, उस पर भी मैं चर्चा कर देता हूं। जैसे मैं बताया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आजकल चर्चा में है, क्योंकि कोरोना को महामारी घोषित किया है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO के बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आ सकता है। तो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई। 7 अप्रैल 1948 को हुई। फिर आप देखते हैं कि वर्तमान में 194 इसके देश हैं, सदस्य देश हैं। 194 जो है सदस्य देश हैं।
फिर आप देखते हैं, अब इसमें कोई विशेष बात है, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब मान लीजिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कहीं मिलाने को आता है तो प्रासंगिक है, क्योंकि रोजाना टीवी में आप देखते होंगे WHO की रिपोर्ट आप बैठ के सुन रहे होंगे, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। इसी को करंट कहा जाता है। करंट का मतलब ये नहीं होता कि मैगजीन से उसकी रटाई शुरू कर दी, सिर्फ मैगजीन से ही आता। पिछली बार जो लोग पेपर दिए होंगे समझ गए होंगे कितना मैगजीन से आया था। अधिकांश प्रश्न जो है पेपर से या मुद्दों से आया था। तो ऐसे हम लोग को घटनाक्रम के बारे में पढ़ना है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ राजकुमारी अमृत कौर भी जो है WHO की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जो कोरोना संकट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन देता है। देखा जाए तो अमेरिका जो है अपना अनुदान रोक दिया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए जो है एक मानक तैयार करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यही संस्था WHO ही जो है सद्भावना, जो राजदूत होते हैं, सद्भावना राजदूतों की नियुक्ति करता है। कला, खेल, फिल्म उद्योग, इन क्षेत्रों से लोगों को जो है वो देखा जाए तो नियुक्त किया जाता है, तो उसको सद्भावना राजदूत कहा जाता है। और आप जानते हैं कि ये हम लोग के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है श्रीलंका में 2017 में जब ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, उसके बाद एक इसमें प्रस्ताव आया था जिसको सुधार का प्रस्ताव कहा जाता है। तो आप लोग करंट पे पढ़े होंगे कि इसमें सुधार का प्रस्ताव लाया गया है कि क्यों न इसमें सुधार किया जाए। और यह जो संस्था है वह UNO का जो है वह देखा जाए तो विशिष्ट एजेंसी माना जाता है, विशिष्ट संस्था माना जाता है। इस तरह से हम लोग को जो है थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। जिसमें बताया कि अभी जो है ईरान वाला जो मसला चल रहा था उसमें IAEA पर चर्चा हो रहा था। ये WHO को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस तरह से पूरा कुछ हम लोगों को कब स्थापित हुआ, WHO का मुख्यालय कहां पर है, या मान लीजिए सपोज करिए कि वर्तमान में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है। तो आप देखते हैं कि जो IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब ये क्यों चर्चा में था? उत्तरी कोरिया का मसला, ईरान का मसला, इन सब मसलों में पिछले वर्षों में भी ये चर्चा में रहा है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1957, स्थापना 29 जुलाई 1957। और यह UNO की संस्था नहीं है, UNO की विशिष्ट संस्था नहीं है, बल्कि स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थिति प्राप्त है। ये ध्यान रखिएगा, यह UNO का विशिष्ट एजेंसी नहीं है, बल्कि ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य देश जो है 165 हैं। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि तमाम देशों में, ऑस्ट्रिया हुआ, मोनाको हुआ, इस तरह के देशों में जो है अपनी प्रयोगशाला भी चलाता है। और इसका जो प्रशासकीय मंडल है, इसमें जो है 35 सदस्य जो है प्रशासकीय मंडल में वर्तमान में रखे गए हैं। और इसका भी सचिवालय जो है वियना में रखा गया है। वियना में इसका मुख्यालय है, वियना में इसका मुख्यालय है। और जैसे अभी मैं WHO बता रहा था, तो WHO के मुख्यालय के साथ भारत में भी, नई दिल्ली में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। ये ध्यान रखना है कि कहां कहां उसका क्षेत्रीय कार्यालय है। तो आप देखते हैं कि ये इसमें बेसिक चीजें हैं। अब विशेष बात क्या है, जैसे एजे भाभा जो है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। 2005 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यह है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना, और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो ऐसी दिशा में जो है देखा जाए तो एक प्रकार से दबाव बनाना, विश्व में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कराना, इस तरह के कार्यों के लिए यह संस्था बनाया गया है।
तब देखते हैं, ऐसे हम लोग को पढ़ना है। इसी प्रकार से हम लोग जो है वो देखा जाए तो आजकल देखते होंगे पेपर में आ रहा है G20। तो G20 के बारे में भी थोड़ा सा जानना है। तो G20 जो संगठन है, तो आप जानते हैं कि इसका गठन इसका गठन जो है 1999 में जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया। 1999 में जो है जर्मनी में किया गया। कोई भी संस्था सबसे पहला काम गठन कब किया गया, उसका क्या उद्देश्य है, तो जैसे मैं बताया कि G20 का उद्देश्य क्या है कि आप जानते हैं कि विश्व में जो है जो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, उस वित्तीय संकट के समाधान के लिए संस्था बनाया गया। भारत भी इसका सदस्य है। इसके देशों का नाम भी आप लोगों को लिखना चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो व्यवस्था है उसको सुगम बनाना, IMF, वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जाने वाले जो ऋण है उसका भी प्रबंधन आजकल ये करता है। अब फिर मैं बताया कि तीसरा चीज है कि G20 जो सम्मेलन होता है तो उसमें जो है वो देखा जाए तो जो G8 है, अब जैसे रूस निकल गया तो G7 हो गया, तो लेकिन ये ध्यान रखिए कि G20 सम्मेलन में रूस भी है। तो अब देखते हैं कि कभी निकल भी जाता है, मान लीजिए, लेकिन इस समय है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, टर्की, इस तरह के जो देश हैं इसमें शामिल है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें देशों का नाम लिख लेना चाहिए, क्योंकि G20 का कौन सा सदस्य नहीं है, ऐसे भी प्रश्न आता है। अब फिर इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए हम लोग को ये ध्यान रखना है, अभी हम लोग वर्तमान में क्यों पढ़ रहे हैं, नवंबर 2020 में जो है सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है, तो आप जानते हैं कि रियाद में जो है G20 सम्मेलन होना है। तो अभी जो नवंबर 2020 में जो है रियाद में इसका जो है सम्मेलन होना है। और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी कोरोना के समय जो आप देखे होंगे कि कहीं न कहीं जो है मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, इसलिए हम लोग को पढ़ना है कि भाई कौन सा संगठन था जिसमें जो है वो देखा जाए तो मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में जो है देखा जाए तो 2022 में इसकी बैठक जो है भारत में होनी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी तक G20 की बैठक भारत में नहीं हुआ है। अब फिर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जैसे मैं बताया कि कोई भी संगठन है उसका कोई विशेष बात है तो आप लोगों को पढ़ लेना है। तो जैसे मैं बताया नाम है, आसियान है, चाहे UNHRC है, ओपेक है, चाहे एपेक है, बिमस्टेक है, WHO है, IAEA है, G20 है, इस तरह के संगठन में आज पढ़ाया। कल इसी संगठन के क्रम में जो है हम लोग जो है दूसरा क्लास करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो मैं पढ़ाया हूं इसी पर 10 प्रश्न जो है इसी YouTube में ही आपको मिल जाएगा। और साथ ही जो है टेलीग्राम जो रीयूनियन IAS का है उस टेलीग्राम में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर भी प्रश्न दे सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर उसमें मैं नहीं दिया हूं, इसका उत्तर कल मैं बताऊंगा। आज यही कक्षा हम लोग जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।